नमस्कार विद्यार्थियों। बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत हम पॉलिटिकल साइंस में ब्रिटेन के शासन व्यवस्था के स्वरूप को, राजा की कौन सी स्थिति है, राज्य की क्या स्थिति है, प्रकृति, उसके स्वरूप के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। कल वाले व्याख्यान के ही क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। स्वरूप में ब्रिटेन में सीमित राजतंत्र की प्रकृति पाई जाती है। जैसे हमने पहले वाले व्याख्यान में अध्ययन किया कि प्रकृति का जो स्वरूप है वह निरंकुश राजतंत्र का है, डिक्टेटर मोनार्की। लेकिन जब राजा के बारे में हम अध्ययन करते हैं तो सीमित राजतंत्र की स्थिति देखने को मिलती है। यह उसका प्राकृतिक स्वरूप है। इसमें इंग्लैंड के जो शासन व्यवस्था है, सीमित राजतंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ राजा की शक्तियाँ सीमित हैं। इस संबंध में लॉर्ड ईसन ने कहा है, इंग्लैंड में राजा को अनेक विशेषाधिकार प्राप्त हैं, लेकिन जब वह उन्हें व्यवहार में लाता है तो वह मंत्रियों की सलाह से ही व्यवहार में लाए जा सकते हैं। तो यहाँ राजा की निरंकुशता पर अंकुश लगाया गया है, राजतंत्र को सीमित स्वरूप दिया गया है। इस संबंध में अनेक उदाहरण भी दिए जाते हैं, जिसमें कहा गया है कि सम्राट एक जीवित रबर की मोहर है। राजा को कॉमन सभा भंग करने का अधिकार है, लेकिन राजा प्रधानमंत्री की सलाह से ही ऐसा कर सकता है। मंत्रियों की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री की सलाह से की जाती है। इंग्लैंड में सीमित राजतंत्र को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। इंग्लैंड का राजा राज्य करता है, शासन नहीं। वर्तमान युग में ब्रिटिश सम्राट का न केवल निरंकुश स्वरूप समाप्त हो गया है, बल्कि विधायी व वित्तीय नियुक्तियों व विदेश नीति जैसे महत्वपूर्ण कार्यों पर भी उसकी सीधी पहुंच नहीं है। प्राचीन काल में सम्राट का अनेक कार्यों पर सीधा नियंत्रण था, पर अब वे सभी कार्य धीरे धीरे मंत्रिमंडल के हस्तांतरित हो गए हैं और वह स्वयं संवैधानिक शासक मात्र बन गया है। इस संदर्भ में अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। जैसे राजा को कॉमन सभा भंग करने का अधिकार है, लेकिन ऐसा राजा प्रधानमंत्री की सलाह से ही कर सकता है। मंत्रियों की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री की सलाह से की जाती है। मैरियट ने इस संबंध में लिखा है, राजा शासक तो है परंतु वह शासन नहीं करता। मंत्रियों के परामर्शानुसार व्यवहार। एक समय वह था जब राजा संपूर्ण शक्तियों का स्वयं उपभोग करता था। उसके मंत्री उसे परामर्श देते थे और वह निर्णय लेता था। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल विपरीत है। मंत्री निर्णय लेते हैं और राजा उनके अनुसार कार्य करता है। एडवर्ड अष्टम के उदाहरण से यह पता चलता है कि सम्राट अपनी मर्जी से विवाह भी नहीं कर सकता है। एडवर्ड को मात्र इसी कारण से सिंहासन छोड़ना पड़ा क्योंकि वह श्रीमती सिम्पसन से शादी करना चाहता था, जबकि संसद को यह रिश्ता नामंजूर था। तो सिम्पसन का उदाहरण यह बताता है कि वह अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकते और ऐसा करने पर संसद द्वारा उसको बहिष्कृत किया गया, उसका विरोध किया गया। यह भी कहा जाता है कि इंग्लैंड में संसद यदि राजा के मृत्यु घोषणा पत्र पर उसके हस्ताक्षर करवा ले तो भी राजा को वह स्वीकार करना होगा और हस्ताक्षर अवश्य करने होंगे। देखिए यहाँ राजा को कितना ज़्यादा पाबंद, कितना ज़्यादा अंकुश में ले लिया गया है। इसी संबंध में डॉक्टर फाइनर का मत है, ब्रिटिश राजपद विशाल गगनचुंबी तथा वैभवपूर्ण इमारत है जिसके अंदर राजनीतिक शक्ति का शून्य स्थान है। राजा चार्ल्स ने ठीक ही कहा था कि उसके कार्य उसके मंत्रियों के होते हैं। राजा कोई गलती नहीं करता। गलती आदमी कब नहीं करता है? जब वो कोई काम नहीं करता है। काम करता है तो गलती होगी, गलती होगी तो इसका मतलब काम कर रहा है। अगर काम नहीं कर रहा है तो वो गलती नहीं होगी।
इससे यह सिद्ध होता है कि राजा वहाँ कोई काम नहीं करता है, इसलिए वह किसी प्रकार की गलती भी नहीं करता है। इंग्लैंड में इस कहावत को मानते हैं कि राजा कोई गलती नहीं करता। इसका अर्थ है राजा वास्तव में कोई कार्य नहीं करता तो गलती कहाँ से करेगा। राजा के प्रत्येक कार्य के लिए कोई न कोई मंत्री जिम्मेदार होता है। वास्तव में सम्राट अब एकमात्र दर्शक बनकर रह गया है। वह राजनीतिक खेल में सक्रिय भाग नहीं ले सकता। इस संदर्भ में वॉल्टर वेजहोर्ट ने सत्य कहा है, राजा केवल परामर्श देने, प्रोत्साहन हेतु चेतावनी देना यही कार्य कर सकता है। फिर है इसका व्यवहारिक लोकतंत्र। देखिए, सीमित राजतंत्र की बात कही गई, निरंकुश राजतंत्र की बात कही गई। अब इसमें व्यवहारिक जो लोकतंत्र है, वहाँ राजतंत्र का स्तर है वह नगण्य माना जाता है, अपने आप वह पर्दे के पीछे चला जाता है। और जहाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है विद मोनार्की, तो स्वाभाविक है कि वहाँ व्यवहार स्वरूप लोकतंत्र, प्रैक्टिकल डेमोक्रेसी का होना पूरी तरह संभव है। तो इंग्लैंड में वास्तव में लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, यह बात बिल्कुल सही है। इंग्लैंड में वास्तव में राजा की समस्त शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है तथा मंत्रिमंडल में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। इंग्लैंड में संसद के सदन होते हैं, कॉमन सभा, इसमें जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। लॉर्ड सभा में जनता द्वारा चुने हुए नहीं होते हैं, लेकिन लॉर्ड सभा एक शक्तिशाली सदन है। 1911 एवं 1949 के अधिनियमों ने उसकी शक्तियों को अत्यधिक मात्रा में सीमित कर दिया है। अतः जनता की प्रतिनिधि सभा, कॉमन सभा ही सर्वोच्च है। जनता के प्रत्यक्ष चुने हुए प्रतिनिधि, इंग्लैंड में संसदीय शासन प्रणाली है, अतः कॉमन सभा में बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है या बनाया जाता है। तो ये बिल्कुल ही स्पष्ट है कि ब्रिटेन में राजा का जो अस्तित्व है वह वास्तविक तौर से नाम मात्र का है, लेकिन काम सारे राजा के नाम से होते हैं। वास्तविक तरीके से वहाँ की संसद, वहाँ का मंत्रिमंडल, वहाँ का प्रधानमंत्री, क्योंकि इसमें बताया गया है कि कॉमन सभा में जिस दल का सर्वाधिक बहुमत होता है वही सरकार बनाता है, और वह सरकार बनाने की जिम्मेदारी के साथ साथ वह संपूर्ण कार्यों को संपादित करता है। एवं प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल का समेकित रूप एक सलाह मशवरा के आधार पर राजा से संपर्क करते हैं, लेकिन राजा उस सलाह मशवरा को मानने के लिए बाध्य है। तो यहाँ व्यवहारिक लोकतंत्र का स्पष्ट दर्शन होता है। प्रधानमंत्री की सलाह राजा के द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। जब तक मंत्रिमंडल को कॉमन सभा में बहुमत प्राप्त है तब तक मंत्रिमंडल बना रहेगा। चूंकि मंत्रिमंडल को कॉमन सभा में बहुमत प्राप्त नहीं है, चूंकि मंत्रिमंडल को कॉमन सभा में बहुमत प्राप्त है, इसलिए वह अपनी इच्छा के अनुसार कानून बना सकता है, वह प्रशासन भी इच्छा के अनुसार चला सकता है। देखिए, यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि मंत्रिमंडल को कॉमन सभा में बहुमत प्राप्त होता है तो ऐसी स्थिति में वह अपनी इच्छा के अनुसार बहुमत के आधार पर कानून बनाते हैं जो जनहित में, जन कल्याण में होते हैं। लेकिन वह जो कानून बनता है वह सर्वमान्य होगा, उसमें राजा के द्वारा किसी प्रकार का कोई बाधा उत्पन्न करना या कोई उसमें अपना विरोध प्रदर्शित करना, इस तरह का व्यवहारिक लोकतांत्रिक दृष्टि से प्रचलन निषिद्ध है। मंत्रिमंडल में भी जनता के प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए वह जनता की प्रतिनिधि सभा, कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जहाँ कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी हैं तो स्वाभाविक है कि वह जनता के हितैषी ही होंगे, जनता के कल्याण के लिए सर्वोपरि कार्य करेंगे। और वह स्थिति राजा की स्थिति को अंकुश में लेती है। संसद एवं मंत्रिमंडल का समेकित रूप वहाँ सर्वोच्च है, और वहाँ कोई लिखित संविधान न होने के कारण
ये सब ट्रेडिशनल पारंपरिक दृष्टि से, अभिशमयों की दृष्टि से संपादित किया गया है। कुछ उपबंध लिखे हुए हैं, उनको अधिनियमों को आधार मान करके कानून बनाए जाते हैं और उसके आधार पर शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। अंत में हम यह कहेंगे कि ओग का यह कथन निर्विवाद रूप से सत्य प्रतीत होता है कि इंग्लैंड में सिद्धांत में निरंकुश राजतंत्र और स्वरूप में सीमित राजतंत्र और व्यवहार में लोकतांत्रिक गणराज्य स्पष्ट रूप से पाया जाता है। देखिए, यहाँ तीनों स्थितियों को हम देखते हैं तो व्यवहारिक दृष्टिकोण जो लोकतंत्र का है वह स्पष्ट रूप से जनता के हित की बात करता है। तो स्वाभाविक है कि निरंकुश राजतंत्र का स्तर हो, सीमित राजतंत्र का हो। हालांकि ये लक्षण दिखाई देते हैं, आज भी वहाँ दिखाई देते हैं, फिर भी व्यवहारिक दृष्टि से जब हम अप्लाइड पॉलिटिक्स के अंतर्गत विश्लेषण करते हैं तो उसमें स्पष्ट यह दिखाई देता है कि व्यवहार की दृष्टि से वहाँ लोकतांत्रिक गणराज्य है। धन्यवाद।